पहले तो ये तस्वीर के ऊपर नजर डालो और ये कोई बायोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस वाले चैनल पे नहीं आ गए हो, आप ये रेसलिंग वाले चैनल पर ही आए हो। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिया रिप्ली की ये स्कैन्स जो भी है इसको पोस्ट किया और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अब नहीं पता कि रिया रिप्ली वापस कितने टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाली है। वो जो कल मैंने आपको बताया था एनएक्सटी में उनके ऊपर अटैक हो गया था, तो उसको इस तरीके से उन्होंने दिखाया है। और ये भी आपको बताया था कि ये सब सच है, मतलब ये सच नहीं है कि मतलब मैं नहीं बात कर रहा कि क्या है क्या नहीं है, बट बात ये है कि एक्चुअल में भी रिया रिप्ली को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको स्टोरी लाइन से भी ब्रेक चाहिए था। तो फिर इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंगल दिखाया। भाई काफ़ी डरावनी सी फोटो डाल दी उन्होंने। वैसे यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू पोस्ट इतना करती नहीं है, लेकिन जब उनको स्टोरी लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस दिखाना होता है तब जाके वो ऐसा कर देते हैं। और रिया रिप्ली का क्या रिएक्शन है, वो कहती हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी तुमने कि अब भी जो मेरी सांसें हैं वो चल रही हैं। और रिया रिप्ली ने प्रोमो में क्या बोला था कि मेरे से पार पाने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो स्टोरी है वो रेसलमेनिया तक जा रही है, जो कि बहुत सारे फैंस नहीं देखना चाहते कि रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन अब ये क्यों दोबारा से रेसलमेनिया में जाके लड़ेंगे। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 540 में। और सबसे पहले तो आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो भी करो अपनी मौज मस्ती के लिए करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर मुझे पता है हमारी एज में जाके ऐसा हो जाता है कि यार फेस्टिवल को क्या ही मज़ा नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहे इसको, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये बोलकर कोई बंदा कूल नहीं हो जाता, बल्कि उसको थोड़ा सा खुश कि रहना है आज, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो बड़े हो गए, कोई बात नहीं भाई, बड़े हो गए तो भी एंजॉय करना चाहिए। ये मैंने अपना दे दिया आज का ज्ञान। और आज बॉबी लैशली भी आ चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। देखो डीन एम्ब्रोज वाली स्टोरी के ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले इसको बता देता हूँ। तो स्वर्व के साथ शेल्टन बेंजामिन का मैच चल रहा था। मैच तो जो स्वर्व है वही जीत गया, लेकिन उसके बाद एमवीपी एक कॉल घुमाते हैं और जब वो कॉल घुमा के उन्होंने मतलब जो उसका मतलब बाद में बॉबी लैशली आ जाते हैं। और भाई एंट्रेंस वगैरह थोड़ी जो मतलब पायरो वायरो नहीं, इतना कुछ ऐसा धमाका धुमूका से नहीं हुआ, लेकिन जो टोटल प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया लगी मुझे बॉबी लैशली की। बढ़िया से अपने सूट बूट के अंदर वो आए थे। स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ऊपर, क्या नाम भी है अजीब से लेने में नहीं आता, स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ऊपर फिर उन्होंने अटैक भी कर दिया। और हर्ट सिंडिकेट नाम के साथ इनको जो है जाना जा रहा है। हर्ट बिजनेस ये नाम था पहले, अब ऑब्वियसली वो नेम तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक ट्रेडमार्क है। मैं कह रहा था वैसे कि मैं चाहता तो नहीं हूं कि बॉबी लैशली आए ऑल एलीट रेसलिंग में, लेकिन वही है भाई, जो उनको लगता है बढ़िया डिसीजन होगा वही वो करे, और हम तो उनको सक्सेस ही होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से बॉबी लैशली की एंट्री आज हो गई है ऑल एलीट रेसलिंग में। और बाकी डीन एम्ब्रोस का भी वही ऑरेंज कैसिडी के साथ वही सीन चल रहा है। कुल मिला के अभी भी ये सारे जो सुपरस्टार्स हैं एडब्ल्यू के अंदर, उनकी नाक में दम करके रखे हुए हैं और अभी इनका जो भौकाल है वो चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लग रहा है कि स्टोरी ज्यादा ही स्ट्रेच हो रही है, और अब जो भी फाइनल ट्रिगर है उसको जल्दी से जल्दी पुल कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो गया लोगों का जो इंटरेस्ट है स्टोरी लाइन से वही चला जाए। भाई रात में किसी मच्छर ने काट दिया था तो इसलिए निशान सा पड़ा हुआ है। तो मैं तो अब ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से भाई अब वो शेन मैकमैन वाली जो चीज़ें उसे कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा, वरना ऐसा ना लगे कि इंतजार करते करते जो इंटरेस्ट है स्टोरी लाइन से वही चला जाए। सेटिंग बन गई है क्या सोलो सिकोआ एंड सैमी ज़ेन की? मैंने रॉ की वीडियो के इंटर में बोला था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। भाई चक्कर चलने से बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। और जिस चक्कर की मैं बात कर रहा था वो ये चक्कर है कि सोलो सिकोआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में इस फोटो को पोस्ट किया हुआ है, जहां उन्होंने लिखा है माई डॉग। और ये आपको पता है ये जो समूहन में जो भाई भाई एक दूसरे को ऊज डॉग ये सब बोलते हैं। तो क्या इन दोनों की सेटिंग साठगांठ हो चुकी है? क्या ऑलरेडी जो डील है उस पर पहुंच चुके हैं सोलो सिकोआ एंड सैमी ज़ेन, और अब ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं? कल वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे सैमी ज़ेन की स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू यूज करने वाली है एक मूवमेंट बनाने के लिए, कि शायद दिखेगा तो ऐसा कि सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ के साथ हैं, लेकिन फिर एक मूवमेंट पर जब ब्लड लाइन को जरूरत होगी, अच्छी वाली ब्लड लाइन को जरूरत होगी, तब सैमी ज़ेन का वो मूव होगा। तो ऐसे तो लग रहा है भाई शायद सोलो सिकोआ ने मना लिया है सैमी ज़ेन को, और ऐसा हो सकता है कि अभी स्टोरी लाइन में आपको सैमी ज़ेन जे जिमी रोमन की साइड ना देखे, बल्कि सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के साथ देखे। अब सोचो, ऐसा किसने ही सोचा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी करेगी, लेकिन वही मैं कहता हूं ना, ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ अलग ही होता है, और मोस्टली वो बेटर ही होता है जो हम सारे फैंस यहाँ पे बैठ के सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में। भाई तो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को हमने 2 बार रेसलमेनिया में लड़ते हुए देखा है। फिर जब हमने इनको बैड ब्लड में टैग टीम के तौर पर देखा तो थोड़ा सा अलग सा लगा था कि यार ये दोनों बंदे साथ में टैग टीम में है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं भाई, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। कोडी रोड्स ने बैक स्टेज क्या चलता है हम दोनों के बीच में उसके बारे में कमेंट किया, और कहते हैं कि मेरा तो एज सच कोई खास इंटरेक्शन नहीं है रोमन रेंस के साथ, जबकि हम साथ में टैग टीम मैच भी कर चुके हैं। मैंने बस एक ही बात बोली थी रोमन रेंस को, बस उन्होंने बैड ब्लड की जो टिकट्स है वो अच्छी बिकी थी तो उसको डिस्कस किया था कि भाई आज जो हाउस है वो काफी सही है, बस यही। और उन्होंने बोला कि मैं रोमन के बारे में ना ज्यादा कुछ बुरा बोलता, ना रोमन मेरे बारे में कुछ बुरा बोलता, तो ऐसे ही चलता है हमारा,
हमने ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन है नहीं हम दोनों का। और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद कहीं जानबूझ के तो ये अलग नहीं रहता है, क्योंकि ये शायद जो स्टोरी है उसको भी रियल फील करने के लिए बैक स्टेज भी ज़्यादा कुछ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फिर जो चीज़ें वो रियल लगती हैं और मतलब रियल खुद भी करने में फील होती हैं। जैसे बॉबी लैशली ने कह दिया था कैरन क्रॉस को कि तेरे को बैक स्टेज ही बजा देता हूँ मैं, ताकि और ज़्यादा मजा आए हमारे रेसलमेनिया के मैच में। तो शायद ये कुछ ऐसा है, बट वो अप्रिशिएट भी करते हैं। रोमन रेंज के पार्ट टाइम वाले शेड्यूल के बारे में भी उन्होंने ये बोला कि भाई अगर वो बंदा पार्ट टाइम कर रहा है तो उसने सब कुछ मेहनत की है, उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। ये कोडी रोड्स ने पूरा क्रेडिट दिया है रोमन रेंज को। तो बहुत सारे मतलब डिबेट या फिर कहते हैं ना कि आर्गूमेंट तो इसी के ऊपर चलते हैं कि कौन कंपनी को लेके चल रहा है, बट कोडी रोड्स बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं रोमन रेंज को, और ये एक असली बेबी फेस की पहचान भी है। मैं सोच ही रहा था भाई इसके बारे में कोई तो कमेंट करे, कोई तो इस मुद्दे को उठाए, और उसी बंदे ने इस मुद्दे को उठा लिया जिसके बारे में ही ये मुद्दा है। तो आप ओटिस को ये फ्री ओटिस वाली जो टी शर्ट है वो पहनते हुए देखते ही हो, लेकिन अब फ्री ओटिस क्या, चैट गेबल से तो वो अलग हो ही चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया, जितनी तगड़ी स्टोरी लाइन निकल सकती थी ये चैट गेबल एंड ओटिस वाली, तो चैट गेबल ने ही ट्वीट कर दिया, कहते हैं अब वो पागल आदमी है, क्या देख रहा हूं मैं, तू किस चीज से फ्री होना चाहता है। उन्होंने बोल दिया अपने आप को एम्बेरस जो तू कर रहा है इसको अब करना छोड़ दे, अब ये फ्री ओटिस है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। सही बोला भी उन्होंने भाई, फ्री ओटिस के अब तो वो बंदा अलग ही चल रहा है। और लोग ना ट्रिपल एच की अब जब मैं देखता हूँ इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि इसने सबसे बेकार से बेकार क्या काम किया है स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो लोग चैट गेबल और ओटिस वाली चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि एक मोमेंट आपको याद नहीं कि ऐसा लग रहा था भाई अब मूवमेंट बनेगा, एकदम से ओटिस जो है अब टर्न करेंगे, वो कहेंगे भाई मैं नहीं सुन रहा तेरी बात, तूने बहुत ऑर्डर झाड़ लिए, लेकिन वो चीज़ करी नहीं है और लोग अभी तक घसीटते हैं इस चीज़ के लिए। और चैट गेबल का भी फिर कुछ खास नहीं हो रहा, तो वो फिर लोगों वाला और प्रॉब्लम लगती है, जो कि सही भी है। अब देखो मैं ऐसा कह नहीं रहा कि ये होगा, लेकिन एक स्पेकुलेशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर को लेके, और अगर ऐसा होता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। निक खान इस समय आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सीईओ हैं, बहुत सारे लोगों को रियलाइज भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता कि वो सीईओ हैं, लेकिन वो उसी पोजीशन पर हैं इस समय जिस पर विंस मैकमैन हुआ करते थे। विंस मैकमैन के पास वैसे और भी काफ़ी सारी पावर्स थी क्योंकि वो शेयर भी रखते थे, बट अब वो टीकेओ वाला आ गया ना, तो वो थोड़ी सी जो हायरार्की है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो कहा यह गया है कि एक पॉइंट पर जाकर ट्रिपल एच को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाल ही दिया जाएगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी निक खान वो बंदा है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करता है और ट्रिपल एच उनके साथ है। ट्रिपल एच क्रिएटिव चीज़ों को देखते हैं और उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई का पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन एक पॉइंट पर जाके क्योंकि अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं रह गई है, इसकी पेरेंट कंपनी टीकेओ है, फिर एंडेवर है, इन सब के अंदर है, तो वो चीज़ों को मतलब समझ रहे हो कि जब लगेगा कि अब ट्रिपल एच की तो जरूरत है नहीं, तो फिर क्यों ये यहाँ पे कोई रिश्तेदारी निभाने वाली बात नहीं हो रही, और जब लगेगा कि भाई हम रोल खाली कर सकते हैं तो फिर एक जगह पर ट्रिपल एच का भी नेम आ सकता है। अब देखो मैं सही बताऊं तो इसके चांसेस मुझे लगते तो कम है, लेकिन ये बिजनेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो वो टाइम इमेजिन कर रहा हूं कि अगर सही में ऐसा होगा कि ट्रिपल एच भी नहीं है, फिर तो ऐसा लगे, मेरे को लगता मतलब मेरी भी आई थिंक ये फीलिंग है कि क्योंकि ट्रिपल एच अभी कंपनी को चला रहे तो ऐसा डिस्कनेक्शन सा फील नहीं होता विंस मैकमैन के जाने के बाद। वरना सोचो अगर सारे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए जो अब तक काम करते थे सब निकल गया, कोई नए सिरे से ही कंपनी चला रहा है, भले ही प्रोडक्ट में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक डिस्कनेक्शन सा फील नहीं होता कि यार इस कंपनी को हमने इतने टाइम से देखा है, अब इसके मालिक ये नहीं रहे हैं, मैकमैन का कोई रोल ही नहीं है। तो पता नहीं फ्यूचर में जाकर अगर ऐसा हो रहा है, बट ये बिजनेस है, इसमें हो भी सकता है ऐसा, और होगा तो भाई बहुत बड़ा चेंज होगा कंपनी के लिए। कोडी रोड्स की सबसे बढ़िया बात मुझे उनके इंटरव्यूज या पॉडकास्ट की लगती है, भाई बंदा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर सारी चीजें बताता है, और उन्होंने उस चीज के बारे में भी कमेंट किया जब उनको ये पता लगा कि उनसे उनका रेसलमेनिया का मैच ही छीना जा रहा है। कोडी क्राईबेबीज वाले मूवमेंट से पहले की बात थी। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ तो गुस्सा हो गई थी, कहती है बर्न इट डाउन भाई, तबाही कर दे, तहस नहस मचा दे, बट वो कहते हैं कि मैंने सोचा क्या मुझे इस पर गुस्सा होना चाहिए, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कोडी रोड्स बिल्कुल अपनी रियल फीलिंग्स बता रहे थे उस टाइम की, और साथ में उनका जो एडब्ल्यू के अंदर ईवीपी वाला रोल था उसको भी उन्होंने खुद ही क्रिटिसाइज किया। कहते हैं मैं प्रॉपरली जिस तरीके से मुझे वो करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद मैंने बैक से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, तो शायद फ्यूचर में जाके मैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर सकता हूं। और रिटायरमेंट उनका कब होगा इसके बारे में भी कमेंट कर दिया उन्होंने। कहते हैं मैं अभी 39 ईयर्स का हूं और 45 साल, पता नहीं मैंने अपने दिमाग में क्यों एक नंबर सेट किया है कि तब तक तो मैं उसी पेस से सारी चीज़ें कर सकता हूं जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एटलीस्ट 2030 तक अपने एक बेबी फेस कोडी रोड्स को तो देखने, बेबी फेस या फिर कंपनी का फेस इस हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना उनके ऊपर इन्वेस्ट भी कर दिया है। और भाई ये जो हम सारी चीज़ें मैं आपके सामने भी लेके आता रहता हूँ, हम डिस्कस करते रहते हैं, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो विंस मैकमैन ने भी ये चीज़ें ऑनलाइन ही पढ़ी थी, मतलब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आते ही नहीं अगर ये ऑनलाइन डर्ट शीट्स ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ना करती। वो कहते हैं, कोडी रोड्स ने खुद बताया कि विंस मैकमैन ने मुझे डर्ट शीट्स पर ही पहली बार देखा था कि ये बंदा फ्री है, तब जाके विंस मैकमैन के दिमाग में ख्याल आया कि चलो भाई रेसलमेनिया 38 में सेथ रॉलिंस है, उसके लिए एक अपोनेंट फिर कोडी रोड्स सही फिट हो सकता है। तो ये पूरा इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चला था। तो मैं सोच रहा था भाई वाह यार, इंटरनेट से भी काफ़ी सारी चीज़, मतलब अब तो क्या ही कहना है, आज से
4 साल पहले फिर भी लगता था कि भाई इंटरनेट का ज़माना है, अब तो लग रहा है इंटरनेट ही है आने वाले टाइम में जो भी है सब। इस फोटो को डिकोड करने का काम आज आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर किसी का कुछ अलग अलग ही है इस फोटो के बारे में कहना। तो सैमी ज़ेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस फोटो को पोस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स लगाए हुए उन्होंने बहुत सारे, और एक तरफ तो एक सोफा, काउच, सीट, जो भी आपको इसको बोलना वो है, और दूसरी तरफ रखी हुई है टॉयलेट सीट। तो अब इस समय सैमी ज़ेन इस फोटो को पोस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो खुद किसी एक होटल में गए थे और उनके होटल में उनको लगा भाई ये टॉयलेट सीट के बगल में ऐसी सीट कौन रखता है, क्या इसका मतलब है? फिर कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफ ओजी ब्लड लाइन है और एक तरफ सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन है। ओजी ब्लड लाइन ऑब्वियसली वो सोफा वाली सीट को कह रहे हैं। फिर मैं भी कह रहा हूँ कि टॉयलेट सीट भी बेकार थोड़ी होती है भाई, टॉयलेट सीट भी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग इसने तो मीम बना के भाई रोमन रेंज को बैठा ही दिया वहाँ पे, पता नहीं मतलब क्या है इस चीज़ का, बट कुछ तो ऐसा क्रिप्टिक सा पोस्ट किया सैमी ज़ेन ने, और फिर इसके कॉमेंट सेक्शन में लोग हो गए शुरू अपने अलग अलग ओपिनियन या अपनी अलग अलग एनालॉजीज के साथ। ब्लड लाइन में एक और नए मेंबर के ऐड होने के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि हिकू लियो पॉसिबली वो नेक्स्ट सुपरस्टार हैं जो कि सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको बताया या फिर नहीं, लेकिन इस नेम का ट्रेडमार्क जो WWE ने किया है वो टल्ला टोंगा या तल्ला टोंगा इस नेम के साथ किया है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे अभी सफर कर रहे हैं टामा टोंगा, टोंगा लोआ वाले नेम्स के साथ में, लेकिन अब इसके अंदर एक टल्ला टोंगा भी जुड़ चुके हैं। और ये बहुत ऑब्वियस भी करता है कि हिकू लियो किसी भी तरीके से गुड ब्लड लाइन का पार्ट तो नहीं बनने वाले, क्योंकि उनके नाम के पीछे टोंगा जुड़ा हुआ है, और टोंगा 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 WWE जो है साथ में लेके जाना चाहती है। अब बाकी बहुत छोटे मोटे चांसेस ऐसे लग रहे हैं, या फिर बड़े भी कह सकते हैं भाई, क्राउन जूल में उनके आने के हैं, क्योंकि फिर वो वॉर गेम्स तक जो स्टोरी है उसको वहां से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैच हो रहा है तो हमें तो मान नहीं सकते कि जो हमारी अपनी वाली ब्लड लाइन है उसके साथ कुछ अच्छा होगा, तो नंबर्स गेम उनको और ज्यादा खेलना पड़ेगा। तो टल्ला टोंगा के नेम के साथ आएंगे वो जब भी आएंगे, इतना कहना है। अब ये बड़ा सही कैरेक्टर असेसमेंट लगा मुझे रोमन रेंज का, जो कि बुली रे ने बोला। वो ये कहते हैं कि अब रोमन रेंज जब बेफेस बन चुका है ना, तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ चुकी है चीज़ों की, कि वो समझता है चीज़ें, देखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी जो साइड है वो देख रहा है, जो कि वो अपने हील वाले ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में करा करते थे। वो ये कहते हैं कि रोमन रेंज ने जिस तरीके से सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज भी कर लिया था, उन्होंने क्यों एक्नॉलेज किया? सिर्फ इस वजह से कि भाई ठीक है, तुझे जो चाहिए ना, भले ही तू सही है गलत है मैं नहीं सुन रहा, चीज़ों को शांत करने के लिए मैं तुझे एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन फिर जब सोलो ने उनको भड़का दिया तो फिर वो भी अपने अंदर से भड़क गए थे। तो उन्होंने यही बात बोली कि अब जब सैमी ज़ेन को भी ब्लड लाइन में दोबारा से लेके आएंगे तो ऑब्वियसली रोमन रेंज को होगी फिर उस चीज़ से प्रॉब्लम कि भाई, क्योंकि भाई वो तो वही है, वो तो पुराना सब कुछ था, सैमी ज़ेन ने उनके ऊपर जो है चेयर शॉट मारी थी। तो लेकिन अब रोमन रेंज इस चीज़ को भी समझेंगे अपने इस बेफेस वाले कैरेक्टर के साथ, इस नए ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ, कि हाँ चलो भाई ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया। अब वैसा आप सोच सकते हो कि भाई ये क्या ही चीज़ है, ठीक है ये तो ऑब्वियस ही है, लेकिन वही होती है स्टोरी लाइन की हर एक लेयर जो कि रोमन रेंज ने अपने पूरे ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ दिखाई, और वही चीज़ अब उनके इस बेफेस वाले ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ होगी। भाई ये ज़्यादा ही डीप में जाकर बिल्कुल सोचते हैं, ऐसे ये सोचो WWE की स्टोरी है, कोई हॉलीवुड वेब सीरीज थोड़ी है यार। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। क्राउन जूल के जो गुंथर और कोडी रोड्स के मैच के ऑड्स हैं वो रिवील हो चुके हैं, और इसमें ऑड्स का कहना है कि कोडी रोड्स मैच हारने वाले हैं और गुंथर यहाँ पे जो क्राउन जूल चैंपियनशिप है उसको जीतेंगे। भाई WWE को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्डबर्ग वाली इंटरफेरेंस वाला भी सिनेरियो है नहीं, तो देखते हैं भाई किस चैंपियन के ऊपर WWE ज्यादा अपना जो दाव है वो खेलने वाली, क्योंकि इन्होंने मैच तो करवा दिया बड़ा बड़ा मैच देने के चक्कर में, लेकिन अब डिसीजन लेने में शायद प्रॉब्लम आएगी, और अगर डिसीजन नहीं निकाला कोई चुल कर दी तो लोग वैसे ही गुस्सा होने वाले हैं। बाकी आज का दिन एंजॉय करो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ। ये वीडियो अगर आपने एंजॉय करी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।